चलिए प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और अपने थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। जहाँ तक छूटे थे वहाँ से आगे हम लोग चलते हैं कि भाई हम लोग जो इस म्यू को पढ़ रहे थे, ये क्या था? ये अपवर्तनांक था। क्या था ये? अपवर्तनांक था। ये अपवर्तनांक हकीकत में है क्या? तो अपवर्तनांक जो है ये प्रकाशिकी में प्रकाशिकी का घनत्व माप के लिए, प्रकाशिकी का घनत्व माप किससे होता है? प्रकाशिकी का घनत्व माप इस म्यू से होता है। अरे भाई, कभी कभी आप लिखते थे, पहले फर्स्ट ईयर में पढ़े थे आप सूत्र, रो बराबर एम बाय भी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और जितना अधिक घनत्व होता था वह वस्तु की कठोरता अधिक होती थी। यानी हम लोग जो घनत्व का माप वहां पर करते थे, वहां पर घनत्व का माप किसके लिए करते थे? वहां पर घनत्व का माप हम लोग वस्तु की कठोरता को मापने के लिए करते थे। ठीक उसी प्रकार अपवर्तनांक जो है, यह जो प्रकाश मतलब माध्यम है, माध्यम का घनत्व क्या है, उसके माप के लिए हम लोग अपवर्तनांक को लेते हैं। और इसका जो संबंध है अपवर्तनांक का, इसका संबंध व्युत्क्रमानुपाती का है। किसके साथ? वेग के साथ। किसका वेग? तो प्रकाश का वेग। किसका वेग? तो प्रकाश का वेग। यानी अपवर्तनांक बढ़ेगा तो भी घटेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको पकड़िए यहीं से। आप लोग बाद में जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटते हैं, जिसमें थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं ना, उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पकड़ा कीजिए कि म्यू का मान बढ़ेगा तो भी का मान घटेगा। भी कौन है? प्रकाश का वेग। और म्यू का मान घटेगा तो भी का मान बढ़ेगा। यानी इसको इस स्थिति में म्यू का मान घटेगा और भी का मान बढ़ेगा। इस स्थिति में आपको ये कौन सा माध्यम कहला जाएगा? ये विरल माध्यम कहला जाएगा। ये कौन सा माध्यम कहला जाएगा? विरल माध्यम कहला जाएगा। और इस स्थिति में यानी म्यू बढ़ेगा भी घटेगा, ये कौन सा माध्यम कहला जाएगा? ये सघन माध्यम कहला जाएगा। आपको इसके पीछे भी बोले थे कि प्रकाश का जो विचलन होता है अपवर्तन में, कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। यह किस पर निर्भर करता है? तो यह प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश का वेग घटेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, प्रकाश का वेग बढ़ेगा
तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो यही स्थिति है। इसी स्थिति पे निर्भर करता है कि भाई म्यू का क्या मान है, अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक अधिक होगा इसका मतलब वो सघन माध्यम है, अपवर्तनांक कम होगा तो समझिए वो विरल माध्यम है। विरल माध्यम है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, सघन माध्यम है तो प्रकाश का वेग घट जाएगा। तो इसके लिए आपको सूत्र क्या दिए थे कि म्यू बराबर सी बटे भी, या आपको क्या दे दिए थे, सी बटे सी एम। क्यों दिए थे? क्योंकि ये दोनों जो वेग है, ये दोनों एक ही बात को बता रहा है, ये दोनों माध्यम का वेग है, माध्यम में प्रकाश का वेग है। और जो ऊपर C है, ये C, ये निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग है। जिसका मान कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसी में अगर आप उदाहरण ले लें कि भाई कोई कांच है, कांच है और कांच का अपवर्तनांक यानी कैसे लिखेंगे, म्यू जी, इसका मान 1.5 है। अगर हम इसको सूत्र पर बिठाना चाहें तो कैसे बिठाएंगे, क्या लिखते थे, म्यू बराबर सी बटे भी। तो आपको तो म्यू का मान दिया है, भी का मान तो दिया नहीं है। तो भी को अगर यहां ले आते हैं तो भी बराबर सी बटे क्या हो जाएगा, म्यू जी। अगर भी बराबर सी बटे म्यू जी है और म्यू जी का मान रख दें, तब ये फिर एक ऑब्जेक्टिव को बता रहा है। क्या बता रहा है ऑब्जेक्टिव को, कि कांच में जो प्रकाश का वेग है वो हवा में प्रकाश के वेग की तुलना में 1.5 कम है। इसको क्या लिखेंगे, कांच में प्रकाश का वेग हवा की तुलना में 1.5 गुना कम है। कौन बतला रहा है, यह बतला। अगर आप यहां भी रख देते हैं तो ये जो भी का मान निकलेगा किसमें निकलेगा, ये भी का मान कांच में निकलेगा, क्योंकि आपने अपवर्तनांक किसका रखा, कांच का रखा। तो जो वेग निकलेगा वो कांच का निकलेगा। तो कांच का वेग जो प्राप्त होगा तो सी का मान कितना होता है, 3 गुना 10⁻8। अगर हम 1.5 से इसमें भाग देंगे तो मान क्या होगा, घटेगा ना, मान घटेगा। इसीलिए क्या कहा गया कि कांच में प्रकाश का वेग हवा की तुलना में 1.5 गुना कम हो जाएगा। और हम लोग जो बार बार ये म्यू लिखते हैं ना, ये म्यू लिखे, यहां पर जी लिखे, यहां पर कुछ लिखे क्या, खाली जगह है।
तो यहां पर अपने आप इसका अर्थ है हवा। इसका अर्थ खुद व खुद हवा है। ये जो जिसका भी आपको मान प्राप्त करना है वो दाईं ओर होता है और हवा जो है ये बाईं ओर होता है। आगे लिखने के लिए इसको सिखाएंगे। तो ये खुद ब खुद हवा क्यों होता है, तो आपको एक थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल क्या, यहाँ पे ये ऊपर हवा है और नीचे कांच है। तो इसके लिए क्या लेंगे, ए लेंगे। इसके लिए क्या लेंगे, जी लेंगे। अगर इसके लिए ए लिए तो आप पहले इस गौर से देखिएगा, ये चीज तो आपको बाद में फिर समझाएंगे, लेकिन इस चीज को पहले समझिएगा कि म्यू ए जो लिए इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर में सी और नीचे में भी, किस में, ए में, यानी एयर में, हवा में। तो म्यू ए अगर लेते हैं तो सी का मान कितना, 3 गुना 10 पर पावर 8 और हवा में भी का मान कितना, 3 गुना 10 पर पावर 8। दोनों कट हो गया, कितना मान आया, एक मान आया। इसका मतलब क्या निकला आपका कि अपवर्तनांक का न्यूनतम मान 1 होता है। यानी सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होगा। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, हवा का होगा। और वह मान कितना होगा, वह मान 1 होगा। और कोई अगर माध्यम आता है तो म्यू का मान जो है ना, म्यू का मान हमेशा बड़ा होता है 1 से। कोई भी माध्यम आया, यहां लिखते हैं मीडियम, यहां लिख देते हैं माध्यम, यानी जो अपवर्तनांक है माध्यम का, उसका मान सदैव 1 से अधिक होगा, कभी भी 1 से कम नहीं होगा। इसका आप उदाहरण देखिए, समझ आनी चाहिए आपको। एक उदाहरण आपको और देते हैं, एक उदाहरण और देके समझा देते हैं। डायमंड, डायमंड सबसे कठोर धातु है ना। हीरा, इसका जो अपवर्तनांक होता है म्यू, यहां लिख देते हैं डी, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 2.4 होता है। तो अगर पूछ दे कि हीरा में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, सेम सूत्र है, Vd इक्वल टू सी बटे म्यू डी। Vd इक्वल टू सी बटे 2.4। इसका मतलब क्या हुआ, वही सेम थिंग कि हीरा में, वहां लिख देते हैं, हीरा में प्रकाश की चाल, कोमा, हवा में प्रकाश की चाल
की तुलना में 2.4 गुना कम होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या C का 1/2.4 होता है। C तो आपको मालूम है, C का मान कितना है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसमें 1/2.4 से गुना कर दीजिएगा। जैसे ही आप 1/2.4 से गुना कीजिएगा, आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा? आपको BD का मान प्राप्त हो जाएगा। आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा? BD का मान प्राप्त हो जाएगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है। अब हम लोग आते हैं अपवर्तन पर। अपवर्तन के नियम। फिगर बना लें। दो फिगर बनेगा। आपको एक बार और बताए थे, मैं इसको फिर से बताना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कोण I, ये हो गया कोण R। ये हो गया आपका कोण I, ये हो गया कोण R। ये है आपका μ1, ये है आपका μ2, ये है आपका μ1, ये है आपका μ2। आप गौर कीजिए, ये जाना था कहाँ? इसको जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन भाग गया कहाँ? ये अभिलंब की ओर झुक गया। तो ये जो कोण है ना, इसको कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा को कहते हैं विचलन कोण। मैं आपको यही समझाने के लिए इसको दोबारा चालू किए थे। इसको क्या कहते हैं? विचलन कोण। ऐसे प्रिज्म में जाइएगा तो आपको विचलन कोण मिलेगा सही ढंग से, लेकिन ये इसमें भी विचलन कोण का क्वेश्चन आता है। और विचलन कोण का मान कितना होता है? I - R। कब? स्थिति देखिएगा, जब μ2 > μ1। मतलब समझिए,
कि μ2 ग्रेटर देन, यानी इसका अपवर्तनांक अधिक है, इसका अपवर्तनांक कम है। ये हो गया आपका विरल माध्यम, ये हो गया आपका विरल माध्यम, ये हो गया आपका सघन माध्यम। इसको जाना चाहिए था कहां से, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये दूर भाग गया ना। तब क्या करेंगे, इस स्थिति में अगर आपको विचलन कोण निकालना हो तो अब I माइनस आर नहीं कर लीजिएगा, R माइनस आई होगा। अगर कब, इसकी स्थिति देखिए, कब, जब μ2 स्मॉलर देन μ1 होगा, यानी ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है। और बढ़ते हैं आगे। अगर इसमें वेग v1 मान लें, इसमें वेग v2 मान लें, ठीक उसी प्रकार यहां करते हैं, इसमें वेग v1 मान लें, इसमें वेग v2 मान लें, तब क्या देखिएगा, इसमें जब प्रकाश विरल से सघन में आएगी, जब प्रकाश विरल से सघन में आएगी तो v1 का मान अधिक होगा v2 के मान से। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उस स्थिति में v1 का मान अधिक होगा, v2 का मान कम होगा। और यही कारण है कि यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। वेग घटने के कारण ही यह कहां झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और इस स्थिति में क्या पाइएगा, I1 का मान, I1 नहीं, I है, I का मान अधिक होगा R से। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होगा। चलिए इसकी तुलना उधर करते हैं। अगर इधर हम आते हैं तुलना करने के लिए, तो इसमें देखिएगा क्या, I1 का मान कम है R से। कब, जब प्रकाश सघन से विरल में आएगी। इसमें प्रकाश विरल से सघन में आया था, गौर कीजिएगा अंतर, इसमें प्रकाश सघन से विरल में आया था। तो क्या घटना घटी थी कि जो v1 का मान था वो कम था, किससे, v2 से। यानी सघन से जैसी प्रकाश विरल में आया तो उसका वेग बढ़ गया, और ज्यों ही वेग बढ़ा, ज्यों ही वेग उसका बढ़ा कि वह अभिलंब से दूर हट गया। और इसमें जो विचलन कोण है वो ये है, विचलन कोण डेल्टा। और डेल्टा का मान R माइनस आई हो। इतना सा बात समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। क्या, हाँ ठीक है, या आगे पेज ले लेते हैं। चलिए, अब जो विचलन है अपवर्तन में दो स्थिति ऐसी है, दो स्थिति ऐसी है जहां डेल्टा का मान 0 होता है, अर्थात
विचलन नहीं होता है, विचलन नहीं होता है। और वो दो स्थिति कौन कौन सी है? तो शायद एक स्थिति आपको हम बताए थे कि ये जो अंतरा पृष्ठ है, अंतरा पृष्ठ है, इस अंतरा पृष्ठ पर यदि प्रकाश की किरण लंबवत गिरती है तो यह उसी तरह गुजर जाती है। ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया अपवर्तित किरण। तो आप इसमें कोई अंतर पा रहे हैं क्या? जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से गुजर गया। क्यों गुजरा? तो उसका कारण भी आपको शायद हम वहां भी शायद कलर चेंज करके बताए थे कि जिस पथ से आया तो लंब तो वही ना बन रहा है। देखिए ये लाल वाला लंब तो वही ना बन रहा है। और आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है लंब और आपतित किरण के बीच का कोण। आपतित किरण के बीच का कोण, के बीच का कोण। अब आप यहां गौर से देखिएगा फिगर में, ये जो लाल है और ये जो उजला है, इन दोनों के बीच कितने का कोण है? तो इन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण है। यदि इन दोनों के बीच 0 का कोण है तो R का मान भी कितना आएगा? R का मान भी 0 आएगा। यानी जब कोई किरण अंतरा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होता है तो वह लंबवत ही गुजर जाता है, अपने पथ से विचलित नहीं होता है। इस स्थिति में आपको विचलन कोण का मान कितना निकलेगा? इस स्थिति में विचलन कोण का भी मान 0 होगा। इसका दूसरा स्थिति, ये अंतरा पृष्ठ बना लिया। ये था क्या? ये μ1 था, ये μ2 था। ये माने चाहे जो भी माध्यम, ये सघन भी हो सकता है या विरल भी हो सकता है। इसमें भी वही केस है, ये भी सघन हो सकता है या विरल भी हो सकता है। कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके ऊपर माध्यम का, सीधा जाएगा सीधा निकल जाएगा। अब इसमें देखिए कि आपको एक फिगर बना दिया और दे दिया कि यह क्या है? ये अंतरा पृष्ठ है। ये क्या है? ये अंतरा पृष्ठ है। आप जब देख लिए कि यह अंतरा पृष्ठ है तो इसका मतलब यह दो माध्यम को अलग करने वाला सतह है। अगर दो माध्यम को अलग करने वाला सतह है तो ऊपर और नीचे दोनों अलग माध्यम होगा। लेकिन आपको फिगर कैसे दे देगा? ऐसे करके दे दिया। ये आपका किरण का फिगर दे दिया। ये क्या है? ये किरण है। अरे भाई, जब माध्यम में बदलाव होगा तो जरूर स्थिति ऐसी आएगी जब वह किरण लंब की ओर झुकेगा या किरण लंब से दूर हटेगा जब वह अपने माध्यम को बदलेगा। तो लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? किरण तो सीधी गुजर रही है। इसका मतलब ये हमें यहाँ पर कुछ मतलब लोचा दे रहा है। ऐसा घटना तभी होगा जब μ1 का मान μ2 के बराबर होगा। यानी दोनों माध्यम अगर समान होगा तभी वैसा दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा, अन्यथा नहीं। माध्यम में परिवर्तन होगा तो हर हाल में विचलन होगा। किरण अपने रास्ते से भटक जाएगा, लेकिन
यदि आपको दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है, किरण अपने रास्ते में ही चल रहा है, इसका मतलब है कि माध्यम दोनों समान है, इसलिए आपको ऐसा कह रहा है। इसमें आपको धोखा दे देगा, आप धोखे में फंस जाइएगा। तो ये दो स्थिति है, जिन दो स्थिति में इसमें विचलन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले पेज में आते हैं। फिर अब बर्तन का नियम तो आपको करवा दिए हैं, थोड़ा सा स्नेल का नियम और डिटेल से समझाना है कि भाई I1 है, ये आपका R1 है। इसी पे कोण के मान में बदलाव कर दिया है। ये I2 है, ये R2। तो स्नेल जो थे, स्नेल एक वैज्ञानिक थे। स्नेल कौन थे? स्नेल एक वैज्ञानिक थे, भौतिकवेत्ता थे। इन्होंने इन दोनों के बीच संबंध ढूंढना शुरू किया। क्यों ढूंढना शुरू किया? कि उन्होंने क्या देखा था कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित तो होती है, तो जो अभिलंब है यहां पर I, यहां पर R, इसका जो संबंध था कोण I बराबर कोण R का संबंध था। उसी तरह उन्होंने इन दोनों के बीच, I और R के बीच संबंध ढूंढना चाह रहे थे। तो उन्होंने ये जो माध्यम था ये μ1 माध्यम था, ये जो माध्यम था ये μ2 माध्यम था। उन्होंने क्या किया, बारी बारी से अलग अलग कोण पर किरण को आपतित करवाया। तो उन्होंने पाया कि अगर I1 आपतन कोण के मान को बदलते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बदल जाता है। उन्होंने क्या पाया कि अगर आपतन कोण के मान को बदल दिया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बदल जाता है, लेकिन कितना बदलेगा पता नहीं। अगर इसी स्थिति में आपको कहे कि R1 का मान क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? R1 का मान हमेशा छोटा होगा I1 से। इसमें क्या कहिएगा? R1 का मान छोटा होगा R2 का मान, R2 का मान छोटा होगा I2 से। क्यों? क्योंकि ऊपर में हम क्या लिए हैं? ऊपर में विरल माध्यम लिए हैं और नीचे में सघन माध्यम लिए हैं। इसका तो स्थिति पीछे देखिए, तो कितना कम होगा उसका तो पता नहीं चला। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनके बीच अनुपातिक मान को ज्ञात किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब अनुपातिक मान वो प्राप्त करते हैं तो साइन I1 बटे साइन R2 का जो मान निकलता है वह मान साइन I2 बटे साइन R2 के बराबर हो जाता है। उन्होंने क्या देखा कि साइन I1 बटे साइन R2, फिर गलती कर दी यहाँ, यही मानवीय भूल है।
R1 है ये। साइन I1 बटे साइन R1 बराबर साइन I2 बटे साइन R2 हो जाता है। ये उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या पाया, मतलब दोनों का अनुपातिक मान समान हो जाता है। एक उदाहरण देके समझा रहे आपको कि ये 2/3 है तो इसका मान 4/6 प्राप्त हुआ। गौर करके देखिए, इसका मान अगर 2/3 है तो उसका मान कितना प्राप्त हुआ, 4/6 प्राप्त हुआ। तो ये कितना आ गया, 2/3 आ गया। क्या दोनों बराबर है? तो उसी तरह साइन I1 बटे साइन R1 का मान साइन I2 बटे R2 के बराबर आ जाता है। तो इसको उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब है कि ये जो मान है यह मान नियत मान है, जिसको क्या बोले, नियतांक बोले। क्या बोले, नियतांक बोले। और यही आपका स्नेल का नियम है। यही आपका स्नेल का नियम है। तो ये तो क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, लेकिन कहां से आया वो हम आपको आज समझाना चाह रहे थे कि स्नेल का नियम होता क्या है। स्नेल का नियम इतने होता है कि साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक। आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं। इसको भी क्या बोल देंगे, ज्या। तो क्या होता है स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये दूसरा नियम था अपवर्तन का, और पहला नियम क्या होता है, तो अभी जान रहे परावर्तन में जो है वही वाला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको वहां ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन, तो नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नंबर 2 आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। बढ़ते इससे आगे। तो जब स्नेल ने इसके बारे में और अनुप्रयोग करने लगे तो उन्होंने क्या पाया, जब इसके विषय में और प्रयोग करने लगे तो उन्होंने क्या पाया कि साइन I बटे साइन R बराबर अपवर्तनांक होता है। साइन I बटे साइन R बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। और इसी अपवर्तनांक को उन्होंने क्या बोला, इसी अपवर्तनांक को उन्होंने नियतांक बोला। इसी अपवर्तनांक को उन्होंने क्या बोला, नियतांक बोला। ये मान कहां से आता है वो आपको हम अब दिखाते हैं।
ये अंतरा पृष्ठ है, ये आई है, ये आर है, ये μ1 है, ये μ2 है। μ2 का मान बड़ा है μ1 से, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम। चलिए अब हम बारी बारी से एक एक केस को लेते हैं। क्या भाई कि हमने आपको क्या बताया कि जो म्यू होता है ना, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है भी का, ठीक ना। तो अगर आपको बोले कि जो पहला माध्यम है, पहले माध्यम में μ1 का मान क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, सूत्र क्या होता है इसका, c/v। तो माध्यम पहला है तो वेग पहले माध्यम का होगा। ये समीकरण आपका 1 है। अगर बोलेगा ये μ2 तो क्या लिखिएगा, c/v2। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में भाग दे देते हैं समीकरण 1 से। तो क्या लिखेंगे, μ2/μ1 बराबर 2 में दे रहे हैं भाग ना, तो ऊपर हो जाएगा c/v2 पूरे पर बटे c/v1। μ2/μ1 बराबर c/v2 भाग का उल्टा गुना v1/c। c कैंसिल हो गया। μ2/μ1 बराबर v1/v2। देखिए आप, मेरी बात सही निकला कि नहीं, कि अपवर्तनांक जो है ये दूसरे माध्यम का है और वेग जो है ये पहले माध्यम का है। दोनों का संबंध उल्टा हो गया ना। तो ये इसका संबंध है। ये किसका संबंध है, अपवर्तनांक का वेग के साथ ये संबंध है। इसको बोले तो लिखने सिखाएंगे ना। आइए उधर आते हैं, लिखने के लिए आपको सिखाते हैं। क्या मिला, μ2/μ1 बराबर v1/v2। जो ऊपर वाला होता है उसको दाईं ओर लिखते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको बाईं ओर लिखते हैं। और पढ़ते क्या हैं, दूसरे इसको ऊपर लिख देते हैं, लंबा आएगा। μ21 इसको पढ़ेंगे क्या, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना में पहले माध्यम का अपवर्तनांक
हिंदी में तो बहुत लंबा लिखा गया। इसको क्या अब अगर चाहिए शॉर्ट में पढ़ने के लिए, देखिए क्या पढ़ते हैं, μ2 WRT μ1। ये WRT क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT वही हुआ कि तुलना में, विद रिस्पेक्ट टू का अर्थ क्या हुआ कि तुलना में। तो हिंदी में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, आपको पढ़ना आना चाहिए कि दूसरे की तुलना में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या कैसे लिख रहे थे इसको, ऊपर वाला को दाहिनी तरफ और नीचे वाला को बाईं तरफ, बराबर μ2 बटे μ1 बराबर उल्टा संबंध V1 बटे V2। को गौर से देखिए, कोई दिक्कत है? बढ़ते हैं आगे। क्लास +1 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तरंग दैर्ध्य पढ़ रहे थे। तरंग जिस समय पढ़े थे हम लोग, उस समय हम लोग तरंग दैर्ध्य का संबंध निकाले थे। क्या संबंध निकाले थे, न्यू, इसको क्या पढ़ते थे, न्यू। दूसरा क्या पढ़े थे, एफ, अंग्रेजी में क्या लिखे थे, फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं इसको, आवृत्ति। क्या संबंध था इसका, भी लेमडा। भी क्या है, वही प्रकाश का वेग। लेमडा क्या है, ये तरंग दैर्ध्य। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। भी क्या है, प्रकाश की चाल है। एफ या न्यू क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसका संबंध हम भी के साथ निकालें। आते हैं यहां, जब इस सूत्र को इस सूत्र से आप भी का मान निकालना चाहो तो भी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे लेमडा। एफ बटे लेमडा। तो कुछ तो गलत लग रहा है। अच्छा, देखिए यही है मानवीय भूल। देखिए कहां से गलती करते। एफ बराबर क्या होता है, भी बटे लेमडा होता है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, भी का मान निकालेंगे। भी बराबर क्या हो जाएगा, एफ लेमडा। तो माध्यम परिवर्तन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। फिर माध्यम परिवर्तन के बाद नंबर 1, प्रकाश का वेग बदलता है। नंबर 2, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बदलता है। नंबर 3, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आवृत्ति किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करता है।
आवृत्ति किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करता है। चलिए देखे तो क्या हम लोग निकाले थे, μ2 इक्वल टू μ2 बटे μ1 इक्वल टू V1 बटे V2। अब जो हम लोग V का सूत्र निकाले, ये जो V का सूत्र निकाले एफ लैम्डा, इसमें आवृत्ति तो नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा तो बदलेगा कौन? लैम्डा। यानी 1 2 किसके साथ लिखना है? लैम्डा के साथ लिखना है। क्या लिखें? एफ लैम्डा 1 बटे एफ लैम्डा 2। तो एफ एफ कैंसिल हो गया, तो आपका एक और नया रिलेशन मिल गया। क्या मिला? μ2 बटे μ1 बराबर V1 बटे V2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। ये फाइनल रिलेशन आपको मिला। इस फाइनल रिलेशन पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या था? ये आपका फाइनल रिलेशन था। इस रिलेशन पे आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दें कि पानी में, ये वाटर है, पानी में जो प्रकाश का वेग है उसका मान आपको दिया है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया है देखिए जरा क्वेश्चन। कांच में दिया है, कांच में प्रकाश का वेग दिया है 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निकालने आपको क्या कर रहा है भाई? तो निकालने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 म्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 म्यू जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? म्यू इधर जी इधर डब्ल्यू। वीडियो को पॉज करके देखिएगा, रोक के देखिएगा, ये सारा सूत्र आपको पीछे दिया हुआ। यदि उस सूत्र को आप ध्यान से समझ लेते हैं तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना सा काफी है। क्योंकि लंबा वीडियो को आप देखना पसंद नहीं करते, पता नहीं। पढ़िए, मन से पढ़िए, मौका मिला है। किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी बहुत अच्छा से कीजिए। अभी लॉकडाउन है इसलिए आपको बोल रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए, नोट्स अच्छी तरह से बनाइए। दिक्कत होगी, क्लास खुलेगी तो वहाँ ऑफलाइन तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन ये वीडियो हमारा चलता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।